शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमारी पाठ्यपुस्तक संकल्प का 14वां अध्याय है। वैज्ञानिकों ने हमें न केवल अंधविश्वासों से मुक्त किया है, बल्कि हम सही तरीके से सटीक दिशा में सोच सकें ऐसी शक्ति हमें दी है। यह अध्याय इनका एक जीवन परिचय है। उन्होंने किस प्रकार के काम किए, किस प्रकार से उन्होंने जीवन को जिया और उनका व्यक्तित्व कैसा था, यह इस पाठ में बताया गया है। 7 नवंबर सन 1888 के दिन पार्वती अम्मल और चंद्रशेखर अय्यर के घर बालक रामन का जन्म हुआ था, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर। जब रामन 3 वर्ष के थे तो उनके पिता विशाखापट्टनम के ABN कॉलेज में गणित व भौतिकी के अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। उनका परिवार विशाखापट्टनम में ही रहने लगा। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक रामन ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। पिता चंद्रशेखर अय्यर उन्हें हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, किंतु उनके एक मित्र थे जो ब्रिटिश सर्जन थे। सर्जन कौन होता है? जो ऑपरेशन करता है। इंग्लैंड के थे। उन्होंने कहा कि आप बालक को यहीं भारत में ही पढ़ाइए। इसलिए उन्होंने फिर रामन को विदेश भेजने का विचार त्याग दिया। रामन ने मद्रास के, जिसे हम वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। अंग्रेजी और भौतिकी में प्रथम आने पर उन्हें स्वर्ण पदक मिला और 1906 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त कर ली। MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। उन्हीं दिनों रामन विज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं विज्ञान के शोध निबंध, रिसर्च जो होती है, वह लिखनी प्रारंभ की। तो उनका नाम पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपने लगा। तो परिवार वाले बड़े आश्चर्यचकित रहने लगे और मात्र 19 वर्ष की उम्र में रामन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के सदस्य बन गए। इसके पश्चात वे कलकत्ता के वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। उन्हीं दिनों, उसी समय में लोक सुंदरी नामक कन्या से उनका विवाह भी हो गया। रामन वॉज बिकमिंग फैसिनेटिंग टूवर्ड्स साइंस सो मच दैट he began to spend all day and night with science inventions। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वायलिन और सितार जैसे वाद्य यंत्रों से, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे मधुर ध्वनि, स्वीट वॉइस, मेलोडियस वॉइस कैसे उत्पन्न होती है। और उनको इस काम में डूबा हुआ देखकर उनकी पत्नी बड़ी अचंभित रहती थी। एक बार रामन एक वर्ण मापक यंत्र, वर्ण यानी स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जिससे रंग के अलग अलग कोण निकलते हैं, उससे प्रिज्म के कोण यानी एंगल का मेजरमेंट ले रहे थे। तभी उन्हें स्पेक्ट्रम की पट्टियां दिखाई दी, मतलब अलग अलग रंग की पट्टियां एक ही साथ दिखाई दी। उन्होंने उस पर पुनः एक्सपेरिमेंट किया, उसका पुनः प्रयोग किया और उसका कारण ढूंढ करके निकाला। और बाद में वही रिसर्च, वही शोध पत्र उनका लंदन की एक पत्रिका में भी छपा। रामन ने आकाश और जल के बारे में भी सोचा कि ये नीले क्यों होते हैं, वाई आर दे ब्लू। उन्होंने बताया कि पानी के जो अणु होते हैं, पानी के, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे लाइट को बिखेर देते हैं। और यह प्रयोग उन्होंने कलकत्ता की प्रयोगशाला में साबित करके बताया कि ऐसा होता है। इसी कारण से आकाश और पानी का रंग नीला होता है। 1917 के आसपास रामन प्रकृति के रंगों के अध्ययन और उनका विश्लेषण करने में कि ऐसा क्यों होता है, उसमें लगे रहे। उन्होंने कोहरा, जो फॉग होता है, और हल्के जो बादल होते हैं, उससे इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसके बारे में भी बताया। ड्यूरिंग हिज वॉयेज यानी समुद्र की यात्रा के दौरान समुद्र को उन्होंने नीले रंग में देखा। तो उन्होंने बताया क्योंकि आकाश नीला है, इसलिए उसकी नीलिमा का अक्ष यानी उसके नीलापन की छाया यहाँ गिरती है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। उन्होंने आकाश, समुद्र और ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, उनके रंगों के बारे में
बिल्कुल सही सटीक एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। उन्होंने सिद्ध किया कि नॉट ओनली इन द ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स, केवल पारदर्शक द्रव्यों में ही नहीं बल्कि बर्फ और स्फटिक जैसे सॉलिड ठोस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेज के अंदर भी बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स द लाइट कम एंड गोज, यानी कि ठोस पदार्थों में भी अणुओं की गति के कारण ही प्रकाश आता है और प्रकाश उसमें से होकर निकलता है। उन दिनों उनके शोध निबंधों के प्रकाशन से उनकी गिनती विश्व के सुविख्यात वैज्ञानिकों में होने लगी थी। उन्होंने, महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने भारतीय विज्ञान परिषद के लिए 2.5 लाख रुपए एकत्र करके इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का प्रारंभ किया था। सन 1924 में वे कनाडा के वैज्ञानिक सम्मेलन में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनमें हरा रंग भी है और वो नीले नीले भी लग रहे हैं। उन्होंने उसके टुकड़े को, बर्फ़ के टुकड़े को काट करके हाथ पे रखा तो देखा वो बिल्कुल सफ़ेद है, उसमें कोई रंग था ही नहीं। तो उससे ही उन्होंने यह नतीजा निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि बर्फ़ में जो रंग आता है वो प्रकाश के कारण आता है। बर्फ़ पर जैसा रंग गिरेगा वह वैसे ही रंग का हो जाएगा, और यह बात उन्होंने जांच के द्वारा प्रमाणित की। इसी खोज ने यह सिद्ध किया कि जब अणु प्रकाश को बिखेरते हैं तो वह अपने नेटिव लाइट में, अपनी जो मूल लाइट होती है, जो मुख्य प्रकाश होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है और उन नवीन किरणों की उपस्थिति से यह परिवर्तन देखा जा सकता है। इसे एक रंगी प्रकाश कहा गया और एक रंगी यानी एक जैसे प्रकाश में दिखने वाली इन किरणों को रामन किरणें कहा गया। यह वो प्रयोग था जिसके कारण उनको आने वाले समय में नोबेल पुरस्कार मिला। रामन ने एक और नए अनुसंधान किए, दूसरी ओर जो अनुसंधान पहले कर रखे थे उनमें संशोधन किया और उनको पूर्णता प्रदान की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी प्रकाश प्रकीर्णन, जिसे रामन इफ़ेक्ट्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, और यह 28 फरवरी सन 1928 को पूरी हुई थी। इसी कारण से इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। रामन को स्वीडन नरेश ने 8,000 पाउंड और 1 स्वर्ण पदक पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। अपनी इस खोज के लिए रामन ने केवल 200 रुपये खर्च किए थे। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखें, रामन को बहुत सारे पुरस्कार, सम्मान और प्रशस्तियाँ मिली हैं, प्रशंसा पत्र मिले हैं। 1924 रॉयल सोसाइटी लंदन फेलो, 1929 ब्रिटिश सरकार से सर यानी नाइटहुड की उपाधि, 1930 रॉयल सोसाइटी का स्वर्ण पदक जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जिसे ह्यूजेज के नाम से जाना जाता है, 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। क्योंकि रामन विज्ञान का प्रयोग युद्ध में नहीं, शांति के लिए करना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए, इसलिए उन्हें 1958 में 1958 लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामन भारत में वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उनके कारण ही विज्ञान संस्थाएं, प्रयोगशालाएं स्थापित हुई। उन्होंने बेंगलोर से, जिसे अब बेंगलुरु कहा जाता है, करंट साइंस नामक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। रामन के स्वभाव के बारे में जानते बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामन स्वभाव से अत्यंत कोमल, नम्र व सौम्य थे। ही वॉज वेरी पोलाइट एंड प्लेजेंट पर्सन। ही हैड नो एनी टाइप ऑफ ईगो इन हिम। ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन। उनका जीवन बहुत सामान्य था। ही वॉज डिसिप्लिन्ड और बहुत ही संयम और धैर्यवान थे। वे बच्चों के समान सरल बातें करने वाले हास्यप्रिय थे। वे न्यायप्रिय थे। दूसरों की सहायता करने के लिए तन मन धन से तत्पर रहते थे। अब हम जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो रहते कैसे थे। 80 वर्ष की उम्र में भी वे युवा व्यक्तियों की भांति अपने अनुसंधानों में लीन रहते थे और वैसे ही काम करते करते 21 नवंबर सन 1970 में उनका निधन हो गया। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सामान्य सरल था। वे साधारण कपड़ों, कोट पैंट और टाई के साथ दक्षिण भारतीय पद्धति की पगड़ी धारण करने वाले असाधारण वैज्ञानिक थे, जिन्हें दुनिया सदा याद रखेगी। हमने पहले जाना कि 28 फरवरी के ही दिन उनकी वो इम्पॉर्टेंट खोज पूरी हुई थी
जिसे हम रामन इफेक्ट्स या रामन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसीलिए 28 फरवरी का दिन प्रतिवर्ष उन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद और पाठ को पढ़ने के बाद आप स्वतः प्रश्न उत्तर हल कर पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।